पिछले स्पॉइलर में यह उल्लेख किया गया था कि लुओ फेंग ने लगभग 2 साल सफलतापूर्वक काले कवच के टुकड़ों के 2 पूर्ण सेटों को इकट्ठा करने में बिताए। हालांकि दुर्लभ और अधिक उन्नत चांदी के टुकड़े मायावी बने रहे, जहां उन्होंने कवच के एक पूरे सूट को इकट्ठा करने से दूर केवल 1 दर्जन या तो एकत्र किया था। हालांकि चांदी के टुकड़ों में बेहतर शक्ति थी, लुओ फेंग ने स्टारफील्ड स्क्रैपयार्ड में खजाना शिकार सेवा खरीदना जारी नहीं रखा। पहली खरीद को अभी भी एक नवीनता माना जा सकता है, जिसमें कुछ मनोरंजन मूल्य है। हालांकि ऐसे प्रयासों में दीर्घकालिक निवेश अनिवार्य रूप से ध्यान आकर्षित करेगा और संभवतः संदेह पैदा करेगा। यदि उल्टे उद्देश्यों वाले किसी व्यक्ति ने निगरानी डेटा का विश्लेषण किया, तो यह पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि लुओ फेंग जानबूझकर कवच के टुकड़े एकत्र कर रहा था। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गुप्त मैनुअल 9 आपदाएं गुप्त टोम जो जीवन जीन के स्तर को बढ़ाता है, केवल एक व्यक्ति द्वारा खेती की जा सकती है। इस प्रकार इसका अस्तित्व एक रहस्य रहना चाहिए। इसके अलावा लुओ फेंग की वर्तमान स्थिति और स्थिति को देखते हुए खजाने की खोज अनिवार्य रूप से सिर्फ एक शगल था, जबकि इसमें संक्षेप में शामिल होना स्वीकार्य था। लंबे समय तक सगाई केवल मूल्यवान समय बर्बाद करेगी और उसकी खेती की प्रगति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। लुओ फेंग के अंगरक्षक और उनके मार्शल भतीजे के रूप में डायलन स्वाभाविक रूप से आलस्य से नहीं बैठेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अगर राजा झेन यान को पता लगाना था, तो लुओ फेंग को खुद को समझाने में और भी कठिन समय होगा। इसके अतिरिक्त लुओ फेंग की वर्तमान ताकत के साथ भले ही वह पर्याप्त चांदी के टुकड़े इकट्ठा कर ले, वह उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा। उनकी प्रभावशीलता वास्तव में काले कवच की तुलना में कम होगी। उन उपकरणों की खोज में समय बर्बाद करने के बजाय जिन्हें वह अभी तक नियंत्रित नहीं कर सकता था, खेती पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी ताकत बढ़ाना कहीं अधिक बुद्धिमानी थी। आखिर साधना का मार्ग लंबा है। एक बार जब वह भविष्य में सत्ता के उचित स्तर पर पहुंच गया, तो वह हमेशा चांदी के कवच के टुकड़े इकट्ठा करना फिर से शुरू कर सकता था। इस प्रकार काले कवच के 2 पूर्ण सेट प्राप्त करने के बाद लुओ फेंग ने स्टारफील्ड स्क्रैपयार्ड छोड़ने का फैसला किया। वास्तव में सैनिक ग्रेड काले कवच की तुलना में सामान्य ग्रेड चांदी का कवच बहुत अधिक दुर्जेय था। एक बार सक्रिय होने के बाद यह 10,000 शिखर विश्व मास्टर स्तर के मानव के बराबर शक्ति प्राप्त कर सकता है, जो काले कवच का 10 गुना है। ताकत का यह स्तर पहले ही मार्क्विस अमर के शिखर पर पहुंच गया था, यहाँ तक कि राजा अमर स्तर पर भी। बेशक यहाँ तक कि काले कवच द्वारा प्रदान की गई विश्व मास्टर शक्ति का 1000 गुना प्रवर्धन अभी भी वर्तमान लुओ फेंग के लिए एक बहुत बड़ा बढ़ावा था, जिसका गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट केवल विश्व मास्टर स्तर के 6ठे रैंक पर था। वास्तव में कवच के बिना, यहाँ तक कि विभिन्न प्रवर्धन तकनीकों के साथ, गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट सबसे अच्छा केवल 300 गुना विश्व मास्टर शक्ति प्राप्त कर सकता है। हालांकि एक बार जब जानवर विश्व मास्टर स्तर के चरम पर पहुंच गया, तो काले कवच की वृद्धि नगण्य हो जाएगी। तब तक 9 आपदाओं के गुप्त टोम, रक्त नदी ऊर्जा की शक्ति और विभिन्न प्रवर्धन तकनीकों के साथ गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट स्वाभाविक रूप से विश्व मास्टर शक्ति का लगभग 5000 गुना उपयोग करने में सक्षम होगा। उस स्तर पर लुओ फेंग के पास आगे और भी गहन लड़ाई की तैयारी के लिए चांदी के टुकड़ों की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अब मुख्य कहानी पर वापस। इससे पहले लुओ फेंग ने खेती मैनुअल टाइम स्पेस स्क्रिबल्स खरीदने के लिए भारी मात्रा में अंक खर्च किए थे। किंग जेन यान की एक सिफारिश, साथ ही ज़िग क्वीन को नियंत्रित करने के लिए एक आत्मा तकनीक। हालांकि उनके शेष बिंदु अब खेती के मैनुअल के अगले सेट को वहन करने के लिए अपर्याप्त थे, जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। सौभाग्य से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के प्रत्येक डोमेन मास्टर स्तरीय सदस्य को अंक अर्जित करने के लिए विशिष्ट कार्य सौंपे जाते हैं, और लुओ फेंग उच्चतम स्तर के डोमेन मास्टर कार्य को करने वाला था। यह मिशन न केवल उनकी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति की परीक्षा थी, बल्कि उनकी इच्छा शक्ति और मानसिकता का एक गंभीर परीक्षण भी था। आखिरकार जैसे जैसे किसी की हैसियत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उन प्रलोभनों को भी पूरा किया जाता है जिनका वह सामना करता है। यदि उसकी इच्छा पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं थी और उसका विश्वास डगमगा गया था, तो वह कंपनी के विशाल संसाधनों के निवेश के लायक नहीं होगा। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के भीतर उनकी स्थिति में भी काफी गिरावट आएगी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मजबूत इच्छा शक्ति और मानसिक लचीलापन की कमी वाले लोगों को आसानी से हेरफेर किया जाता है, खासकर अलौकिक युद्ध के मैदान पर। जब जीवन और मृत्यु की स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो वे दुश्मन ताकतों के बहकावे में आने के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, और कुछ तो अन्य जातियों की गुलाम आत्मा बनने के लिए मानव जाति को धोखा भी देते हैं। अगर ऐसा होता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने विदेशी दौड़ के लिए पावर हाउस का पोषण करने वाले संसाधनों की एक बड़ी मात्रा बर्बाद कर दी थी? ऐसा परिणाम किसी बड़े मजाक से कम नहीं होगा। लुओ फेंग जिस अंक आधारित मिशन को शुरू करने वाले थे, उसमें 4 इंटरलिंक्ड चरण शामिल थे। केवल एक निर्दिष्ट पूर्णता दर प्राप्त करके ही वह अगले चरण को अनलॉक कर सकता है, अन्यथा पूरे मिशन को समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि यह संरचना निष्पादक के लिए विशेष रूप से अनुकूल नहीं थी, क्योंकि पूर्णता दर स्पष्ट नियमों द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी।
बल्कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के तहत कई यूनिवर्स वेनेरेबल्स के व्यक्तिपरक निर्णय द्वारा निर्धारित की गई थी। इसका मतलब यह था कि मिशन के दौरान लो फेंग का दृष्टिकोण और निर्णय लेना ब्रह्मांड की आदरणीय धारणा को प्रभावित कर सकता है, संभावित रूप से एक असफल मूल्यांकन की ओर अग्रसर हो सकता है। लो फेंग का पहला काम कियानवो यूनिवर्स कंट्री के भीतर एक निश्चित दास संगठन के उच्च रैंकिंग सदस्यों पर निर्णय देना था। क्योंकि ये व्यक्ति अवैध दास व्यापार में लगे हुए थे, लो फेंग के पास उन्हें मौत की सजा देने या कारावास की अलग अलग डिग्री लगाने का अधिकार था। लो फेंग ने हमेशा गुलामी के लिए गहरी नफरत की थी और इन दास व्यापारियों पर खुफिया जानकारी प्राप्त करने पर उनके अपराधों के सबूत सहित, जो विशेष रूप से लाभ के लिए दासों के क्रूर और अमानवीय उपचार थे, जहां उनकी हत्या का इरादा बढ़ गया था। खुफिया जानकारी के आधार पर लो फेंग ने दास संगठन के उच्च रैंकिंग वाले सदस्यों के गढ़ों में से एक की यात्रा करने में लगभग 5 महीने बिताए। क्रैच के तैनात ग्रह आगमन पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से क्रैच के अधीनस्थों द्वारा किए गए अत्याचारों को देखा। सबसे क्रुद्ध करने वाला दृश्य यह था कि केवल इसलिए कि एक आदिवासी प्रमुख ने ग्रह स्तर के योद्धा के जन्म को छिपाया था, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ग्रह पर अनगिनत गुलाम मूल निवासियों को देखते हुए लो फेंग ने गहरी करुणा महसूस की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सभी शामिल अपराधियों को पकड़ लिया और आत्मा खोज तकनीकों का इस्तेमाल किया। उनकी यादों से उन्होंने भयावह अपराधों को इतना जघन्य उजागर किया कि उन्होंने वर्णन को खारिज कर दिया। एक दूसरे विचार के बिना लो फेंग ने उन सभी को मौत की सजा सुनाई और व्यक्तिगत रूप से निष्पादन किया। लो फेंग की भारी शक्ति ने जीवित ग्रह स्तर के मूल निवासी को विस्मय में छोड़ दिया, जिससे उसे लो फेंग का अनुसरण करने के लिए भीख मांगने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि अपनी बढ़ती खेती के साथ लो फेंग ने लंबे समय से महसूस किया था कि वह व्यक्तिगत रूप से हर शिकार की रक्षा नहीं कर सकता है। उनके संसाधन और ऊर्जा सीमित थी और यदि उन्होंने अनुयायियों को ठीक से प्रबंधित करने की क्षमता के बिना स्वीकार किया तो यह एक गैर जिम्मेदाराना कार्य होगा। इसके अलावा एक बार जब वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने अपनी अपार शक्ति और धन के साथ ग्रह पर कब्जा कर लिया तो वह अब दास व्यापार को जारी रखने की अनुमति नहीं देगी। ग्रह स्थिर हो जाएगा, मूल निवासी अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे और जीवन सामान्य हो जाएगा। जो लोग अत्यधिक उत्पीड़न के तहत ग्रहों के स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, उनके पास असाधारण क्षमता थी। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी उनकी ताकत और प्रतिभा का आकलन करेगी, उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करेगी जो केवल लो फेंग का अनुसरण करने से कहीं अधिक फायदेमंद है। इस प्रकार लो फेंग ने ग्रह स्तर के मूल निवासी को अनुयायी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कर्मियों के आने की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया। खुद लो फेंग के लिए उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे क्रैच के स्थान की ओर बढ़ गया, इस बुराई की मांद को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्प। लो फेंग और डायलन के आगमन का पता लगाने पर क्रैच, जो केवल डोमेन मास्टर स्तर पर था, ने तुरंत अपने 5000 गार्ड और अधीनस्थों को अलग अलग दिशाओं में बिखरने का आदेश दिया, जिसमें मिश्रण करने और भागने की संभावना बढ़ाने का प्रयास किया गया। हालांकि लो फेंग ने अपनी तलवार की दुनिया को हटा दिया, जिससे एक अवरोध बन गया जिसने उनके मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी निकालने के लिए साइट पर लगभग 50 तारस्तरीय योद्धाओं पर आत्मा की खोज की, जिससे निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित हुआ। अपने अपराधों की पुष्टि करने के बाद लो फेंग ने स्वॉर्ड वर्ल्ड से 5 निर्दोष व्यक्तियों को रिहा कर दिया, जबकि क्रैच सहित सभी शेष अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई। अपने भाग्य को सुनकर अपराधियों ने भागने का सख्त प्रयास किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे संघर्ष करते थे, वे लो फेंग की तलवार की दुनिया से बच नहीं सकते थे। डायलन को आश्चर्य हुआ कि लो फेंग ने अपराधियों को तुरंत खत्म करने के लिए अपनी तलवार की दुनिया की तलवार ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने उन्हें एक एक करके अलग करने के लिए अपनी पंजे तकनीकों का इस्तेमाल किया। इन मुख्य रूप से ग्रह स्तर के अपराधियों के खिलाफ लो फेंग चरम डोमेन मास्टर ताकत का संचालन करते हुए केवल मिलीसेकंड में अपना जीवन समाप्त कर सकते थे। यदि डायलन लंबे समय से अपने स्वयं के शिक्षक राजा ब्लडथर्स्टी द्वारा किए गए नरसंहार के दृश्यों के आदी नहीं थे, तो उन्हें लो फेंग की वध की विधि परेशान हो सकती थी। आखिरकार अमर लोगों के बीच भी जब तक कि किसी के पास स्वाभाविक रूप से रक्तपिपासु प्रकृति या एक मुड़ आत्मा नहीं थी, नरसंहार और रक्तपात के लंबे समय तक संपर्क में रहने से बेचैनी होगी। फिर भी लो फेंग भयानक रूप से शांत रहे, जैसे कि हत्या का कार्य एक नियमित प्रक्रिया से ज्यादा कुछ नहीं था। वास्तव में लो फेंग की अथक वध के बीच संयम बनाए रखने की क्षमता गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट पर आत्मा के कब्जे के अपने पिछले अनुभव से उपजी थी। गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट स्वाभाविक रूप से रक्तपिपासु और युद्ध का भूखा था। यदि लो फेंग की असाधारण रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए नहीं, तो वह लंबे समय तक इस मौलिक वृत्ति से भस्म हो गया होता, वध के अंतिम चक्र में खुद को खो देता और एकमात्र हत्या मशीन बन जाता। यही कारण था कि स्वर्गीय पुल के अलावा
जिसने मूल कानूनों की समझ का परीक्षण किया। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने अपने सदस्यों की इच्छा शक्ति को कम करने के लिए मिराज सागर की स्थापना भी की थी, खेती में मानसिक दृढ़ता के महत्वपूर्ण महत्व का प्रदर्शन करते हुए। इस ग्रह पर अपराधियों को सजा सुनाने और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कर्मियों के आने की प्रतीक्षा करने के बाद लो फेंग ने कंपनी द्वारा निर्दिष्ट इष्टतम मार्ग के साथ जारी रखा, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा करते हुए दास संगठन के शेष सदस्यों को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया। वह जहां भी गुजरता था एक बूचड़खाना बन जाता था। निर्दोष समझे जाने वाले मुट्ठी भर व्यक्तियों के अलावा लगभग सभी अपराधियों को निष्पादन का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अभूतपूर्व पैमाने का रक्तपात हुआ। एक विशेष ग्रह को दास संगठन के उच्चप द्वारा एक सत्य नरक में बदल दिया गया था। गुलाम लोगों को अकथनीय यातना के अधीन किया गया था। शक्तिशाली अभिजात वर्ग के लिए केवल खेलने की चीजों के लिए कम कर दिया गया था, अमानवीय रूप से पीड़ित थे। यद्यपि ये अभिजात वर्ग लो फेंग की नामित निर्णय सूची में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो भयावहता देखी उसने नियंत्रण से परे उनकी हत्या के इरादे को प्रज्वलित किया। अंत में उसने दास संगठन के अपराधियों के साथ उन्हें शुद्ध कर दिया, जिससे उसके ब्लेड से मारे गए कुकर्मियों की कुल संख्या 10 लाख से अधिक हो गई। सौभाग्य से वध के पागलपन ने उसकी इच्छा को नष्ट नहीं किया। वह अभी भी हर अपराधी को शांति से न्याय करने और यह सुनिश्चित करने में सक्षम था कि हत्याएं निर्दोष तक न हो। 10 लाख से अधिक अपराधियों को निष्पादित करने के बाद भी लो फेंग अभी भी इत्मीनान से एक गिलास रेड वाइन का स्वाद ले सकता था, जिससे डायलन को शब्दों के नुकसान में छोड़ दिया गया। हालांकि लो फेंग के विचार में जिन लोगों को उन्होंने मार डाला वे सभी मोचन से परे दोषी थे, उनके निधन के योग्य थे। केवल एक चीज जिसे उसे बनाए रखने की जरूरत थी वह उसका अपना दिल था। हालांकि इस तरह के खूनी दृश्य को एनिमेशन में फिर से काटा या अनुकूलित किया जाएगा, जैसा कि तब था जब कियानवू यूनिवर्स कंट्री में लो फेंग ने बड़े पैमाने पर वध में मानव गद्दारों को शुद्ध करने के लिए गोल्डन हॉर्नेट रेस की सेना के साथ एक सेना का नेतृत्व किया था। स्क्रीन पर अत्यधिक क्रूर और रक्तरंजित दृश्यों से बचने के लिए उन दृश्यों को कम कर दिया गया था। तुम्हारा क्या विचार है? क्या लो फेंग के नंगे हाथों से अपराधियों को मारने के दृश्य को अनुकूलन में रखा जाना चाहिए? टिप्पणियों में अपने विचार साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। कहानी पर लौटते हुए यह देखते हुए कि लो फेंग अपने दिल में दृढ़ रहे, अपनी इच्छा में अटूट रहे, डायलन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि यूनिवर्स वेनेरेबल्स ने उनके कार्यों का न्याय कैसे किया या उनके मिशन के पूरा होने का आकलन किया। एक योद्धा के रूप में जो लंबे समय से युद्ध और वध का आदी था, वह लो फेंग के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट था। आखिरकार ब्रह्मांड रक्त पिपासु व्यक्तियों से भरा था, लेकिन जो वास्तव में दुर्लभ था वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो वध के बीच कमजोरों के लिए करुणा बनाए रख सकता था, अंधाधुंध हत्या से बच सकता था और फिर भी किसी अधिकार से डर नहीं सकता था। यह गुण युद्ध के मैदान पर लचीलापन का सबसे कीमती रूप था। अलौकिक युद्ध के मैदान में वध निरंतर था। केवल वे जो मौत की धमकियों के सामने अटूट विश्वास बनाए रख सकते थे और खुद पर कभी संदेह नहीं कर सकते थे, वे वास्तव में भरोसेमंद योद्धा थे। यदि कोई जीवन और मृत्यु के क्षण में हिचकिचाता है या इससे भी बदतर मृत्यु से डरता है, तो वे आसानी से मानव जाति को धोखा दे सकते हैं, दुश्मन गुटों में शामिल हो सकते हैं और देशद्रोही बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मानवता के भीतर छिपे टिक टिक टाइम बम की तरह थे। इस गुलाम संगठन के क्विलंग स्टारफील्ड में इस तरह की अशुद्धता के साथ बड़े पैमाने पर चलने का कारण यह था कि इसके नेता पैंशी एक विश्व मास्टर थे। एक मध्यस्तरीय सभ्यता के क्षेत्र में एक एकल विश्व मास्टर राजा के रूप में शासन करने के लिए पर्याप्त था, एक साधारण स्टार सिस्टम में अकेले रहने दें। यही कारण था कि दास संगठन इतनी जल्दी उठने में सक्षम था, पूरे स्टारफील्ड में शीर्ष 50 बलों में रैंक करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो रहा था। हालांकि पानशी ने स्वयं दासों के क्रूर शोषण और अमानवीय दुर्व्यवहार में सीधे भाग नहीं लिया था। अपना अधिकांश समय खुद को विकसित करने और सुधारने के लिए कठोर वातावरण में एकांत में बिताते हुए लो फेंग अभी भी मानते थे कि पानशी स्लावर्स के ऊपरी सोपानक के बीच मृत्यु के सबसे योग्य थे। कारण सरल था, पानशी कभी खुद गुलाम था। बायोचिप के साथ प्रत्यारोपित होने से पहले वह मुश्किल से स्लावर्स की पकड़ से बच गया था। मूल रूप से उसे अंतिम शिकार होना चाहिए था जिसने दास प्रणाली का सबसे अधिक तिरस्कार किया। हालांकि यूनिवर्स लेवल के माध्यम से तोड़ने के बाद उन्होंने बदला लेने के लिए स्लावर्स का वध करना चुना, केवल उनकी जगह लेने और दास व्यापार के नए नेता बनने के लिए। बेहद लाभदायक दास व्यापार पर भरोसा करके उन्होंने तेजी से विशाल खेती संसाधनों को जमा किया और अंततः विश्व मास्टर स्तर के बिजली घर में विकसित हुए। इससे भी अधिक घृणित बात यह थी कि पानशी ने अपना लगभग सारा समय और ऊर्जा साधना के लिए समर्पित कर दी, कभी भी अपने अधीनस्थों के अत्याचारों में हस्तक्षेप नहीं किया और यहाँ तक कि मौन रूप से उन्हें अपने दासों के साथ क्रूरता करने की अनुमति दी। वह अच्छी तरह से जानता था कि कैसे दास व्यवस्था ने अनगिनत परिवारों को तोड़ दिया जहां वह खुद इसके तहत पीड़ित था, लेकिन फिर भी उसने बुराई के इस रास्ते पर चलना चुना।
खेती के संसाधनों की अनथीन आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए वह सभी नैतिकता को त्यागने के लिए तैयार था। वही व्यक्ति बन गया जिससे वह कभी सबसे ज्यादा नफरत करता था। जरा सोचिए, उनके संगठन ने अरबों को गुलाम बना लिया था, समझ से परे संख्या में परिवारों को तोड़ दिया था। इस प्रकार लो फेंग ने पैन शी को बिना किसी हिचकिचाहट के मौत की सजा सुनाई, कोई पछतावा महसूस नहीं किया। हालांकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के नियमों के अनुसार लो फेंग को पैन शी पर कब्जा करने में सहायता के लिए डायलन या उनके विश्व मास्टर स्तर के गार्ड पर भरोसा करने की अनुमति नहीं थी। एक डोमेन मास्टर लेवल 9 योद्धा होने से वर्ल्ड मास्टर लेवल 3 पावर हाउस निष्पादित होता है। केवल वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी या विशाल एक्स डोजो जैसी शक्तिशाली शक्ति ही अपनी प्रतिभाओं पर इस तरह के क्रूर परीक्षण को लागू करने की हिम्मत करेगी। चूंकि पैन शी ने अपना अधिकांश समय खेती पर ध्यान केंद्रित करने में बिताया और शक्तिशाली गुप्त तकनीकों को खरीदने में भारी निवेश करने के लिए तैयार थे, अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ मिलकर उनकी युद्ध शक्ति समान स्तर पर दूसरों से कहीं अधिक थी। हालांकि वह केवल विश्व मास्टर स्तर 3 पर था, उसकी असली ताकत सी योंग से आगे निकल गई, जो पहले ही ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट पर विश्व मास्टर स्तर 5 तक पहुंच गया था। नतीजतन जब लो फेंग ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया, तब भी वह पैन शी को दबाने में असमर्थ था और धीरे धीरे एक नुकसानदेह स्थिति में पड़ने लगा। आखिरकार मूल कानूनों की उनकी समझ अभी तक उनके बीच शक्ति अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनकी लड़ाई के दौरान पैन शी के हमलों ने लो फेंग की हड्डियों को भी चकनाचूर कर दिया। लो फेंग को बार बार वापस मजबूर होते देख पान शी ने एक निर्णायक कदम उठाया, जहां उन्होंने लो फेंग को पकड़ने और बचने के लिए सौदेबाजी चिप के रूप में उपयोग करने की उम्मीद करते हुए एक विश्व मास्टर लेवल 9 प्लांट लाइफ फॉर्म को बुलाया। हालांकि लो फेंग ने तुरंत अपने मो यू वाइन के साथ मुकाबला किया। हालांकि मो यू वाइन केवल वर्ल्ड मास्टर लेवल 6 पर था, लेकिन इसकी बेहतर प्रजाति की गुणवत्ता ने इसे पैन शी के निम्न श्रेणी के पौधे के जीवन रूप को दबाने की अनुमति दी, जिससे इसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह महसूस करते हुए कि स्थिति प्रतिकूल हो रही है, पान शी ने मो यू वाइन का मुकाबला करने के लिए तुरंत एक और पौधे के जीवन रूप 9वें स्तरीय विश्व मास्टर स्तर शालुओ फ्लावर को बुलाया। यह उल्लेखनीय है कि जबकि मो यू वाइन अपनी आश्चर्यजनक रूप से सुपर सक्रिय कोशिकाओं के लिए प्रसिद्ध है, शालुओ फूल अपनी दुर्जय आक्रामक शक्ति और भक्षण क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। यह देखते हुए कि लड़ाई उसके खिलाफ झुक रही थी, लो फेंग ने तुरंत बाबाता को यूमो स्पेसशिप और ऑटोमेटन शिप को हमला शुरू करने का आदेश दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्व मास्टर स्तरीय जीवन रूप की शारीरिक क्रूरता लगभग ई ग्रेड धातु के बराबर होती है, जबकि एफ ग्रेड धातु कठोरता में इससे कहीं अधिक होती है। इसके अलावा यूमो स्पेसशिप ने अपने तीखेपन को मजबूत करने के लिए गुप्त उत्कीर्णन किया था, जिससे यह अतुलनीय रूप से घातक हो गया। इसके स्लैश के तहत शालुओ फूल एक स्किथ के खिलाफ पुआल के रूप में असहाय था, जो कोई प्रतिरोध नहीं दे रहा था। ऑटोमेटन शिप से अथक बमबारी के साथ पान शी अंततः अपने निधन से बच नहीं सके। पैन शी की मृत्यु के बावजूद तथ्य यह है कि उनके पास 2 नौवेंटियर वर्ल्ड मास्टर लेवल प्लांट लाइफ फॉर्म थे। लो फेंग को संदेह के साथ छोड़ दिया। यह सर्वविदित था कि पौधों के जीवन रूपों की विकासवादी क्षमता काफी हद तक उनकी प्रजातियों पर निर्भर करती थी। उदाहरण के लिए पान शी ने जिस निम्न श्रेणी के पौधे के जीवन रूप की खेती की थी, भले ही विशाल संसाधनों के साथ और अत्यंत भाग्यशाली परिस्थितियों में पोषित हो, अधिक से अधिक डोमेन मास्टर स्तर तक विकसित हो सकता है। मात्र तथ्य यह है कि पैन शी इसे विश्व मास्टर स्तर पर धकेलने में कामयाब रहे थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि दास व्यापार कितना भी आकर्षक क्यों न हो, भले ही पान शी ने अपने सभी दासों को बेच दिया होता, लेकिन उसके लिए 2 पौधों के जीवन रूपों के विकास को इतने उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करना पूरी तरह से असंभव होता। तो पैन शी क्या रहस्य छिपा रहा था? क्या लो फेंग रहस्य को उजागर करने में सक्षम होगा? अगले स्पॉइलर के लिए बने रहें, जहां मैं आपके सामने सच्चाई प्रकट करूंगा। यहां तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।